हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 12th का बायो का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल क्रिस्टल ऑल। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ लेबल्ड पार्ट एक्स इज। इस डायग्राम में जो एक्स है, ये हमारा जो लेबल्ड पार्ट है, ये है हमारा टैपेटम। जो टैपेटम होता है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। हेंस जो इसका आंसर बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर करेक्ट। Microsporangium is generally surrounded by four walls: epidermis, endothecium, middle layers, and tapetum. Our three layers perform functions of protection and dehiscence of the anther. The cells of tapetum undergo meiosis and produce microspore tetrads. हमें पता है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसके किनारे 4 वॉल्स होती हैं। पहली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ये जो चारों लेयर्स होती हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड they function in the dehiscence of anther. Hence, our first option is correct and the second one is also correct. But the third one, cells of tapetum undergo meiosis and produce microspore tetrads. ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो टैपेटम होता है, इसका काम होता है प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन्स। हेंस हमारा ऑप्शन नंबर सही बनता है यहाँ पे 1। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलेज एंजाइम विच डिसॉल्व्स कैलोज ऑफ पोलन टेट्राड्स टू सेपरेट 4 पोलेंस इज प्रोवाइडेड बाय। देखिए, जो हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ ये जो अटैच्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कैलोज, और दिस इज डिसॉल्व्ड बाय कैलेज एंजाइम एंड विच इज सेक्रेटेड बाय इनर मोस्ट लेयर टैपेटम। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फंक्शन ऑफ टैपेटम इज करेक्ट। हेल्प्स इन पोलन वॉल फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इनर साइड ऑफ द एंथर, synthesis of Calais enzyme for the separation of microspore tetrad। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि जो टैपेटम होता है, वो कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड टूट के 4 माइक्रोस्पोर्स दे देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। हेल्प्स इन पोलन वॉल फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। हेंस फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इनर साइड टू द एंथर, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा कि दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन्स। हेंस ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। ऐसे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनता है, दैट वुड बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडीड इन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यहाँ पे है हमारा मियोसिस। तो मियोसिस हम अच्छे से किस में स्टडी कर सकते हैं? यंग एंथर्स में, क्योंकि जो मैच्योर एंथर्स होंगे, उनमें तो पहले से ही पोलन ग्रेन्स बन चुके होंगे, और जो हमारे यंग एंथर्स होंगे, उनमें पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे होंगे। तो इससे हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है? फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पैलिनोलॉजी। ये हमारा एक याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेवरल पोलन ग्रेन्स फॉर्म अ यूनाइट डिजाइनेटेड एज पोलिनियम इन द फैमिली। ये हमारा किस फैमिली में होता है? एस्क्लेपिडिएसी फैमिली में। नेक्स्ट पे चलते हैं। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, ये अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, कुछ ऐसा सा डायग्राम बना के, ऐसा सा। ये क्या है? हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड थे। हेंस ये हमारा डायग्राम किसका है? माइक्रोस्पोर्स का। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स वुड अंडरगो meiotic division to produce
64 पोलन ग्रेन्स। जब भी हमारा मियोसिस होता है, एक मियोसिस के बाद 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। वन पोलन मदर सेल में जब एक बार मियोसिस होता है तो हमारे 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और इन्होंने क्या पूछा है, 4 पोलन ग्रेन्स कितने पोलन मदर से बनेगी। हेंस from here we can get 16 pollen mother cells would be needed to produce 64 pollen grains. Option number C. Next पे चलते हैं। How many meiotic divisions are required for the formation of 100 pollen grains? अभी मैंने previous question में बताया कि एक meiotic division से फोर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो 100 पोलन ग्रेन्स के लिए हमें कितने मेयोटिक डिविजन्स चाहिए होंगे? सिंपल कैलकुलेशन, दैट वुड बी 25। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज। एक्साइन पार्ट जो होता है हमारा पोलन ग्रेन का, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन। जैसे कि ये हमारा पोलन ग्रेन है तो बाहर एक डिसकंटिन्यूअस सी लेयर होती है लाइक दिस, और बीच बीच में हमारे जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ये जो हमारे पोर्स बचे होते हैं, दिस वन, अंदर की लेयर होती है हमारी इंटाइन, बाहर की लेयर होती है एक्साइन जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है इसको बोलते हैं जर्म पोर। ये जहां पे जर्म पोर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इंटाइन इसी जगह से इनिशिएट करके pollen tubes बनाती है during the germination of the pollen grain on the stigma of a flower। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following statements about sporopollenin is incorrect? Okay, exine is made up of sporopollenin। सही है। Sporopollenin is one of the resistant organic material। Okay, exine has apertures called germ pore where sporopollenin is present। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा एब्सेंट, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा जहाँ जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट था वहाँ पर जर्म पोर्स बन रहे थे। अगर वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता तो वहाँ जर्म पोर बनता ही नहीं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। डैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। फर्स्ट मियोसिस के बाद जो पोलन ग्रेन हमारा बन जाता है वो कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ पे छोटा सा सेल बन जाता है। जस्ट अ सेकेंड, एक बड़ा सा सेल बन जाता है लाइक दिस वन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और एक छोटा सा बन जाता है स्पिंडल शेप्ड का, इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल होता है यही आगे चल के थ्रू माइटोसिस 2 मेल गैमेट्स बनाता है। तो यहां से हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन। ओके, इनर इंटाइन स्पेक्ट्रोसेलुलोजिक इन नेचर। ये स्टेटमेंट भी सही है। जनरेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो हमारा बिगर सेल था वो हमारा वेजिटेटिव सेल था और उसमें छोटा सा स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल था जो उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा था। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
vegetative cell is small and floats in the cytoplasm of the generative cell. एकदम से ही अपोजिट स्टेटमेंट है. यहाँ पे जनरेटिव होना चाहिए था और यहाँ पे वेजिटेटिव होना चाहिए था, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. Cells that found in a pollen grain when it is shed at 3 cell stage are. ओके, पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हमारा पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पे शेड होता है तो उसमें क्या क्या बन चुका होता है. यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमेट्स बन चुके होते हैं. एक वेजिटेटिव सेल और हमारा जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बना लेता है. ऐसी कंडीशंस हमारी 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में देखी जाती है. एंजियोस्पर्म्स. और अगर मैं बात करूं कि अगर पोलन ग्रेन हमारा 2 सेल स्टेज पे शेड हो रहा है, ये फिनोमेना 2 सेल्ड स्टेज पे अगर पोलन ग्रेन शेड हो रहा है, ऐसी कंडीशन हमारी 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में देखी जाती है. ओके, तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है? 1 वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमेट्स. ओके, नेक्स्ट. In a fully developed male gametophyte of flowering plant, the number of nuclei is. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जब हमारा फुली डेवलप्ड हो जाएगा यानी एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट्स बन चुके हैं, हेंस यहाँ पे हमारे कितने न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है? 3. ओके, रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ papaver and identify X and Y. ओके, this structure is stigma. okay? और ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, ये स्ट्रक्चर हमारा कब बनता है? सिनकार्पस, जिसमें सिरकार्पस ओवरी, जिसमें जो हमारे पिस्टिल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं. हेंस यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है? स्टिग्मा एंड द सिनकार्पस ओवरी. नेक्स्ट पे चलते हैं. मेगास्पोरेंजियम along with its protective integuments is called. Okay, we know integumented megasporangium इसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल. ओके, तो यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A typical angiospermous ovule is attached to the placenta by. Okay, let's draw the ovule like this. Once a minute. ओके, जो हमारा ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, कुशन सा स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि हमारा जो ओव्यूल कनेक्टेड होता है लाइक दिस. ये हमारा हो गया ओव्यूल. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा एंड दिस वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. और जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल अटैच होते हैं, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलम. ओके, क्या पूछा है? A typical angiosperm ovule is attached to the placenta by a means of stalk cord. That stalk is called as funicle. Okay, and the body of the ovule fuses with the eggs. That means that funicle in a region called hilum. That option would be option number A. Next पे चलते हैं. Okay, इस क्वेश्चन में द डायग्राम और ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. मैं आपको ऑप्शंस मतलब
लेबलिंग बता देती हूँ दैट A1 इज माइक्रोपाइल, B is integument. No, integument is the outer layer. This one part is nucellus. C is the embryo sac. And the D part is the chalazal end. Okay, moving to the next one. Match column 1 with the column 2 and select the correct option from the given quotes. Okay, the funicle region of the body of an ovule fuses with the funicle. Okay, the funicle is the region where okay, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने डायग्राम बना के दिखाया था जहाँ पे हमारा ये बॉडी थी, ऐसे से प्लेसेंटा था, यहाँ पे फ्यूनिकल और ऐसी सी बॉडी थी, यहाँ पे हमारा हाइलम था, यहाँ पे हमारा फ्यूनिकल था और यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा था. ओके, रीजन वेयर बॉडी ऑफ एन ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, दैट वुड बी हाइलम. तो बी का हो गया हमारा फोर्थ. फ्यूनिकल, ओके, स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल, ओके, ये हो गया हमारा यहाँ. इंटेगुमेंट, 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स, ओके, ये यहाँ हो गया. चलाजा क्या हो गया? बेसल पार्ट, ओके, एंड द न्यूसिलस मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट पे चलते हैं. Mature ovules are classified on the basis of funiculus. If micropyle lies close to the funicle, the ovule is termed as. हमने एनसीईआरटी में अगर देखा है क्लास 12th के एनसीईआरटी में, तो जो उसमें डायग्राम दिया गया है दैट इज गिवन ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल लाइक दिस एंड दिस, लाइक दिस. यहाँ पे जो हमारा फ्यूनिकल होता है और ये हमारा 90 डिग्री पे आ जाता है. इसको हम क्या कहते हैं? इस तरीके की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एनाट्रोपस. नेक्स्ट पे चलते हैं. माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम लाई इन द स्ट्रेट लाइन. अब अगर यूं लाइक दिस, अब अगर हमारा माइक्रोपाइल, चलाजा एंड दिस हाइलम तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इस टाइप की अरेंजमेंट को हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Select the incorrect option regarding the ploidy level of the different structure of an angiospermous ovule. Okay, जो हमारा न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस ही हमारा न्यूसिलस का ही एक सेल बड़ा होके इनलार्ज हो जाता है और उसी सेल से ही आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल बनती है. दैट मीन्स जो हमारा न्यूसिलस है दैट इज डिप्लॉइड. मेगास्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉइड होती है. और फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा? जब हमारे मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगे उससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक बचता है फंक्शनल मेगास्पोर, और वो भी हमारा चलाजल एंड पे होता है. हेंस जो मेगास्पोर होते हैं वो हमारे मियोसिस के बाद बन रहे हैं, यानी कि वो हैप्लॉइड होंगे. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट पे चलते हैं. या द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि हमें गलत बताना है. ओके, pollen grains are released from the anthers at 2-cell stage. Okay, it is correct. It happens in the 60% of the angiosperms. Sporogenous cells directly behave as the megaspore mother cell. Okay, this one is also correct. Next पे चलते हैं. Megaspore divides twice to form an 8 nucleated embryo sac. हमें पता है कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है हमारा एक मियोसिस और 3 माइटोसिस. यानी कि अगर एक मेगास्पोर बन चुका है तो उसमें 3 बार माइटोसिस होगी. पहले माइटोसिस में
1 से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में 2 से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे और उसके बाद 4 से 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। इसके हिसाब से हमारे तीन डिविजन्स होने चाहिए माइटोसिस वाले, और उसके बाद 7 सेल्ड और 1 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक तैयार हो जाता है। इसके हिसाब से हमारा जो सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये हमारा गलत होता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। Eggs and synergies always lie near the micropylar end of an ovule। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा पोलन ट्यूब एंटर करता है वो माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करता है। इसकी वजह से हमारा सिनर्जिड और एग, जिसको हम कंबाइनली एग अपैरेटस बोलते हैं, वो हमारा माइक्रोपाइलर एंड पे लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फिलीफॉर्म अपैरेटस इज प्रेजेंट इन। जो हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है वो एग अपैरेटस के एक मेंबर, जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स, उनके नीचे एक थिक सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म। तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? सिनर्जिड्स में पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, दिस वन इज हमारा एग अपैरेटस। ये तो हमारा एग अपैरेटस दिख रहा है, एंड द स्ट्रक्चर जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था, ये हमारा क्या हो गया? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ऑप्शन नंबर डी में 2 पे है फिलीफॉर्म अपैरेटस। और फिर आगे फर्स्ट हमारे हो गए जो अपोजिट साइड्स पे होते हैं, ये होते हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स। तो 2 हो गए एंटीपोडल सेल्स। ओके, यहाँ से हमें ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है। फिर भी जो सी वाला है, ये वाला हमारा एग है, ये है हमारा पोलर न्यूक्लियाई, और बी है हमारा सिनर्जिड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। Select the correct statement regarding the structure of a typical angiospermic embryo sac. Egg apparatus is situated towards the chalazal end. बिल्कुल नहीं, हमारा ये कहाँ पे हमारा होता है? ये हमारा किस एंड पे होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। एंटीपोडल सेल्स आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ये भी बिल्कुल सा उल्टा सा ये स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए दे आर प्रेजेंट एट चलाजल एंड। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? इट इज 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। ये बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the function of filiform apparatus in an angiospermic embryo sac? Okay, जो हमारा एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिस होते हैं, उनके अंदर जो फिलीफॉर्म apparatus होता है, ये क्या करता है? ये पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब होता है वो सिनर्जिट्स के अंदर मेल गैमेट्स को रिलीज करता है, सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। It brings about opening of the pollen tube, बिल्कुल नहीं। It guides the pollen tube into the synergid, okay, ये हमारा सही है। It prevents entry of more than 1 pollen tube in a synergid, बिल्कुल गलत है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है सही। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज 6 सेल्ड, 8 सेल्ड, 7 सेल्ड और 5 सेल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग के दिए हुए आंसर्स का इंतज़ार करूंगी। ओके, मिलते हैं फिर हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।